नमस्कार, मैं डॉक्टर त्र्यंबक नाथ त्रिपाठी नाट्यशास्त्र की तीसरी श्रृंखला को लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। नाट्यशास्त्र की दूसरी श्रृंखला में जैसा कि हमने आपके सामने इस तथ्य को रखा था कि इंद्र ने ब्रह्मा के सामने नाट्यशास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन के लिए देवताओं को अयोग्य ठहरा दिया था। यही वो बिंदु है जहां यह नाट्य वेद आचार्य भरत मुनि को प्राप्त होता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र किया कि मैंने अपने 100 पुत्रों को इस नाट्य शास्त्र का अनुशीलन कराया। यही मैं एक बात और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये मैं ऐसा सोचता हूं कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें गुरुकुल परंपरा, और उस गुरुकुल परंपरा में ही शिष्य अध्ययन अध्यापन करते थे। तो पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहा। आचार्य द्रोण के गुरुकुल का उदाहरण लिया जा सकता है कि आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित किया और उनके खान पान की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था। और एक उदाहरण ऐसा है कि दूध हर विद्यार्थी को मिलना चाहिए। ऐसे में 105 विद्यार्थियों को सबसे पहले दूध पिलाया जाता था। अस्वस्थामा तक आते आते दूध समाप्त हो जाता था। तो गुरु माँ चावल पीस कर पिलाती थी उसे। द्रोण के इस आश्रम ने पुत्र को अंतिम पायदान पर रखा। सबसे पहले शिष्य, यानी पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं। यही कारण रहा कि 100 शिष्यों के साथ संचालित होने वाली आचार्य भरत मुनि की गुरुकुल व्यवस्था में उन्होंने कहा कि ये हमारे पुत्र हैं। यह एक मूल्य है भारतीय चिंतन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय शिक्षण व्यवस्था में। यह एक नायाब मूल्य है जो दुनिया के किसी भी देश या किसी भी संस्कृति में और बहुत कम दिखाई देता है। महाभारत का उदाहरण, सौनक का आश्रम इसका उदाहरण है। सौनक उस 12 वर्षीय सत्र के कुलपति थे। महाभारत में इसका साफ साफ स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। तो जब अनुशीलन की प्रक्रिया को भी आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रखा, और नाट्यशास्त्र का अनुशीलन ऐसे नहीं, सामान्य तरीके से नहीं कराया गया। उन्होंने लिखा, प्रयोजितम पुत्र सतम यथा भूमि विभागशः यो अस्मिन् कर्मणि यथा योगस्य तमिन् स योजितः। जिसकी जैसी योग्यता थी, जिसकी जैसी भूमिका थी, उसके अनुसार नाट्यशास्त्र का अनुशीलन कराया गया। यह भी एक भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षण व्यवस्था का मूल्य है जिसका उल्लेख स्पष्टतः भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया। अब हम इस क्रम में आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब अनुशीलन अध्ययन अध्यापन की स्थिति समाप्त हो गई तो आचार्य भरत मुनि ने ब्रह्मा के सामने नाट्यशास्त्र को रखा और इस बात का जिक्र किया कि अब हम पूर्णतः मंचन के योग्य तैयार हो चुके हैं। ब्रह्मा ने इसकी समीक्षा की और समीक्षा करते हुए ब्रह्मा के सामने आचार्य भरत मुनि ने वृत्तियों की चर्चा की। भारतीय
सात्वती और आर्भटी, तीन वृत्तियों की चर्चा उन्होंने की। और इन तीन वृत्तियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब हम पूर्णतः तैयार हैं। भारतीम सात्वतीम चैव वृत्तिम आर्भटीम तथा समाश्रितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तै वे मया द्विजा। अब हम इन वृत्तियों के साथ नाट्यशास्त्र का प्रयोग करने के लिए, नाट्यशास्त्र का मंचन करने के लिए हम तैयार हैं। ब्रह्मा ने यहाँ एक वृत्ति की चर्चा और की, जिसका नाम है कैशिकी वृत्ति। उन्होंने कहा कि तीन वृत्तियों की जो चर्चा हो रही है उसमें एक वृत्ति और जोड़ी जानी चाहिए, जिसका नाम है कैशिकी वृत्ति। उन्होंने कहा कि आपने कैशिकी वृत्ति का उल्लेख नहीं किया, ये कमी है। आचार्य भरत मुनि ने अपने इस विवेक का परिचय दिया। क्या विवेक? कि ब्रह्मा ने जहां कमी दिखाई उस कमी को स्वीकार किया। इस ग्रंथ की बड़ी विशेषता है कि जहां जहां कमी दिखाई देती है और किसी ने सुधार कहा तो उसको स्वीकार करना इस ग्रंथ की बड़ी उपलब्धि है। अपनी परंपरा को याद करना और जिसने भी सहयोग किया उसके प्रति कृतज्ञ रहना, ये ग्रंथ हमें सिखाता है। इस वर्तमान समय में यदि यह विवेक हमारे भीतर आ जाए, बड़ी बात है। अपनी परंपरा, अपने इतिहास और जहां से भी जो कुछ लिया गया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना, उसकी सूचना देना न्याय है। इस बात का हर जगह नाट्यशास्त्र में उल्लेख मिलेगा। हम जब आगे और बात करेंगे तो जगह जगह इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, तब उन्होंने कहा कि जो कैशिकी वृत्ति है, इस वृत्ति के लिए स्त्रियों का होना बहुत आवश्यक है। बिना स्त्री के कैशिकी वृत्ति का मंचन करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सौंदर्य और सुकुमारता से, कोमलता से। इसलिए उन्होंने कहा कि इस वृत्ति का आप समायोजन कीजिए। और ब्रह्मा ने फिर इस बात को कहा, इस पाठ में दिया हुआ, यच्च तस्याः क्षमं द्रव्यम तद ब्रूहि द्विज सप्तमम्। इस वृत्ति को ऐड करने में, इस वृत्ति का समायोजन करने में अगर द्रव्य की जरूरत है तो वह मुझे बताइए। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी निगाह में यह भारतीय परंपरा का ऐसा नायाब ग्रंथ है जिसने अपने कलेवर में, अपने प्रयोग में और अपने सिद्धांत में इस बात की चर्चा सबके सामने रखना उचित समझता है कि इसमें द्रव्य की जरूरत पड़ी, अर्थ की जरूरत पड़ी, और उसकी उपलब्धि ब्रह्मा ने कराई। भरत मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं आपके सामने रखूंगा, जो भी खर्च आएगा, जो जिस भी द्रव्य की जरूरत पड़ेगी हम आपसे लेंगे। तो एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि नाट्यशास्त्र का प्रथम प्रयोक्ता ही ब्रह्मा, प्रथम प्रयोक्ता ही नहीं है। नाट्यशास्त्र में आने वाले द्रव्य की जो आवश्यकता है उसकी भी व्यवस्था कराने वाले ब्रह्मा है।
यानी सिद्धांत तो सिद्धांत, उसके व्यवहार में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आपके सामने बार बार कहता हूं, पिछली श्रृंखला में, यानी जो नाट्यशास्त्र का भाग 2 था, उस श्रृंखला में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि नाट्यशास्त्र अर्थकरी है। हमने काव्यम यशसे अर्थकृते की बात कही थी। हम उस परंपरा में आते हैं। यश के लिए तो है ही, सर्वहित के लिए तो है ही, अर्थकरी भी होना चाहिए। जीवन यापन के लिए अर्थ महत्वपूर्ण है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारतीय चिंतन परंपरा में काव्य, नाटक, इन सब में अर्थगमोपाय भी हो, इसकी चिंता की गई, उसकी पूरी व्यवस्था है। यहां इस बात से स्पष्ट होता है, अर्थ की जरूरत थी, उसे हमने स्वीकार किया। अब जैसे एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वृत्ति क्या है। इन जो 4 वृत्तियों की बात की गई, आचार्य अभिनव ने वृत्ति की बहुत अच्छी परिभाषा दी। मैं इस परिभाषा को आपके सामने अभी संक्षेप में रखना चाहता हूं, फिर जब हम 4थे अध्याय पे बात करेंगे तो वहां वृत्ति की चर्चा विस्तृत की गई है। नाट्यशास्त्र का 4था अध्याय। अभिनव गुप्त ने कहा कि व्यापार पुमर्थ साधनी वृत्ति, व्यापार पुमर्थ साधनी वृत्ति। वृत्ति जो है व्यापार का अर्थ साधन करती है। जो हमारे व्यापार है, वाचिक, मानसिक, शारीरिक, ये जो हमारे व्यापार हैं, उनके अर्थ साधन करने की जो क्षमता है, उसे हम वृत्ति कहते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है। तो 4 वृत्तियों में कैसी 3 वृत्तियां तो आचार्य भरत मुनि ने स्वयं ये किया था, उसमें ऐड किया था। 4थी वृत्ति को ब्रह्मा ने कैसकी वृत्ति को सामने रखा, और उसके लिए चूंकि उस वृत्ति का समायोजन, उस वृत्ति का परिपालन, उस वृत्ति का अनुसंधान बिना स्त्री पात्र के संभव नहीं था। इसलिए ब्रह्मा ने अप्सराओं को आज्ञा देकर नाट्यशास्त्र की उस वृत्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार किया। मैं यहां रुक करके एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब नाट्यशास्त्र के प्रयोजन, नाट्यशास्त्र के उद्देश्य की चर्चा हम करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि सार्ववर्णिक तो कहा, सभी वर्णों के लिए तो कहा, शूद्र के लिए तो कहा, स्त्री शब्द की चर्चा नहीं की। तो क्या नाट्यशास्त्र स्त्रियों के लिए वर्जित था? नहीं। भले ही मैं कहना चाहता हूं कि भले ही कहीं स्त्री शब्द का प्रयोग न किया गया हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बहुत बड़ा कदम है। स्त्रियों को नाट्यशास्त्र में शामिल किया गया। यह एक प्रगतिशील सूचना है, नाट्यशास्त्र की प्रगतिशील सूचनाओं में से एक है। केवल सिद्धांत के स्तर पर नहीं, उसका व्यवहारिक प्रतिफलन और उसकी सहभागिता उसमें होती है, स्त्री की सहभागिता मौजूद है। इस अर्थ में नाट्यशास्त्र में यह बड़ा कदम उठाया गया। अपने समय, अपने परिवेश और उस समय की सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को मंच पर खड़ा कर देना, नाट्यशास्त्र के प्रायोगिक विधान का हिस्सा बना देना
अपने समय का बहुत बड़ा कदम था, बहुत प्रगतिशील कदम था। ठीक है, तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि तमाम तरह की ऐसी प्रगतिशील सूचनाएं हैं जो अपने समय की मान्यता को पार कर जाती है, जो उस समय की शक्ति है, जो उस समय की सीमा है, बार बार उनको पार करने की कोशिश नाट्यशास्त्र में दिखाई देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाट्यशास्त्र में अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपनी शक्ति, अपने मूल्य और अपनी जो पारंपरिक धरोहर है, उस धरोहर की रक्षा करते हुए नाट्यशास्त्र अपने आप में एक प्रगतिशील ग्रंथ है, क्योंकि इसमें हर कदम पर कुछ न कुछ नया दिखाई देता है। तो कैसिकी वृत्ति के माध्यम से नाट्य मंचन में, नाटक की रंगमंचीय भूमिका में स्त्री की सहभागिता नाट्यशास्त्र का बड़ा प्रगतिशील कदम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसिकी वृत्ति का विधान करने के बाद दो बातें और, कि ब्रह्मा ने नारद और स्वाति, दो ऐसे पात्र हैं जिनको कैसिकी वृत्ति के साथ स्वाति और नारद को शामिल किया नाटक के मंचन की प्रक्रिया में। स्वाति का जिक्र जो है वो विष्णु पुराण में, स्वाति का जिक्र विष्णु पुराण में आता है। एक मुनि है जिनको वाद्य यंत्रों में निपुणता हासिल है। देखिए, स्त्री की भागीदारी हो गई, शिव से नृत्य ले लिया गया, ब्रह्मा ने पाठ इत्यादि का संग्रह करके सारी चीजें बना दी। अब बचा क्या? बचा हुआ था वाद्य यंत्र संगीत के लिए। उस वाद्य यंत्र की विशेषता, निपुणता किसके पास थी? स्वाति के पास। तो ब्रह्मा ने स्वाति को भी रखा, यह वाद्य यंत्रों का जानकार है। और विशेषतः नारद को इसलिए रखा कि नारद जो है वीणा वादन में, नारद को वीणा वादन में महारत हासिल है, इसलिए नारद को रखा। अभिनव गुप्त ने इसकी व्याख्या करते हुए गान योगे पद का अर्थ किया कि जो तंतुवाद्य है, जो सुशिर वाद्य हैं, अर्थात जो बंसी है और जो वीणा है, उनको बजाने की, उनको साधने की योग्यता नारद में थी। इसलिए आचार्य भरत मुनि को ब्रह्मा ने निर्देशित किया कि कैसिकी वृत्ति के साथ साथ स्वाति और नारद को भी अपने मंचन में, नाटक के मंचन में रखो। इस प्रकार यहां तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्रों के साथ नाट्य शास्त्र पूर्णतः अनुशीलित होते हुए रंगमंच पर मंचित होने के लिए तैयार हो गया था। अब हम अगली श्रृंखला में आपके सामने इस तथ्य को रखेंगे कि नाट्यशास्त्र की सैद्धांतिक और प्रयोगशील अनुशीलता के बाद किस नाटक का मंचन कैसे, किन परिस्थितियों में आरंभ किया गया, ये हम अगली श्रृंखला में आपके सामने रखेंगे। आशा है आपको
मेरी ये बातचीत पसंद आई होगी। नमस्कार।